इधर उधर हुआ तो आप समझ लीजिए। आज का टॉपिक आपको बताया है करियर विथ कैरेक्टर। मुझे लगता है 2 पंक्ति इसके लिए बहुत उपयुक्त है। जो पंक्ति के बोल है, गलत मत कदम उठाओ, सोच कर चलो, विचार कर चलो, राह की मुसीबतों को पार कर चलो। आप सभी को नमस्ते। आप इस वीरांगना 2 दिवसीय कार्यशाला में यहाँ आई हो तो मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि आप जब यहाँ आए उस समय आप जो थे, है ना, 2 दिन के कल आप जब यहाँ से बाहर जाओगे तो अपने आप में परिवर्तन लेके जाओगे। जो सोच थी, जो विचार था, जो आपका रूटीन था, जिस प्रकार से जीवन जीने का तरीका था, यहाँ से आप जाओगे तो ज़रूर आप में सोच में परिवर्तन होगा, व्यवहार में परिवर्तन होगा और जीवन के ध्येय में भी परिवर्तन होगा। हम यहाँ पर आपको कुछ ज्ञान नहीं देंगे, ठीक है। हम जब आपके उम्र के थे उस समय हम भी इसी प्रोसेस से गए, क्योंकि हम हमारे परिवार का एक महत्वपूर्ण घटक है और हम सबके माँ पिताजी चाहते हैं कि हमारे बच्चे जीवन का आगे का प्रवास शुरू करें। उसके पहले घर में तो संस्कार होते ही है ना। घर तो हमें संस्कार देता है, साथ साथ समाज भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। वो समाज में जाने से पहले इस प्रकार की कार्यशाला में अगर हम गए तो घर के 4 दीवारी के अंदर या स्कूलों में जो तय हुई शिक्षा है उसके बाहर जाकर कुछ जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त करने वाला मिलता है। आप सभी को पता है कि करियर तो बहुत आवश्यक है। हर व्यक्ति जब पहले ठीक था कि पहले माहौल नहीं था कि लड़कियां भी सीखे, घर के बाहर जाए। पहले का करियर था कि मैं मेरी गृहस्थी अच्छी तरह से करूं, एक अच्छा जीवन जीऊं, यही मेरे करियर था। लेकिन जैसे जैसे हम 21 के सदी में आने लगे, वो सदी में आते समय लड़का लड़की दोनों भी व्यक्ति करके जीवन जीते हैं। जेंडर उनका अलग हो लेकिन व्यक्ति करके लड़का और लड़की समान बुद्धिमत्ता के हैं, समान शिक्षा के पात्र है, समान जीवन जीने की धरोहर के पात्र है। तो हम लोग जब 21वीं सदी में हैं तो सभी लड़कियां भी अपने शिक्षा के साथ, आपकी माँ ने शिक्षा ली क्या जो आप लेने वाली हो? अपने दादी ने वो शिक्षा ली है? नहीं लिए। लेकिन हर एक के माँ, हर एक की दादी जो जीवन जिए उस जीवन के अंश अगर 21वीं सदी में हमने हमारे जीवन में नहीं लाए तो आज समाज में परिवार स्थिति जो दिखती है उस प्रकार की परिवार स्थिति हो जाएगी। क्योंकि करियर आवश्यक है लेकिन कैरेक्टर के साथ। कैरेक्टर क्या है? कैरेक्टर हमारे जीवन को उत्तम बनाने का बिंदु है। अगर कैरेक्टर ठीक नहीं होगा तो करियर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उस जीवन को जीवन नहीं कहा जाएगा। और ये बात लड़कों के लिए भी है और लड़कियों के लिए भी है। जब हमारे देश को 1947 में स्वातंत्र्य मिला तो हमारे देश पर किसका राज था? अंग्रेजों का राज था, परकीय राज था। और जब अंग्रेज हमारे देश से निकल गए तो जाने के बाद हम देखते हैं कि हमारा देश विभाजित हो गया। सही बात है, कुछ हिंदुस्तान रहा, कुछ अन्य धर्मीय पाकिस्तान बन गया। जब देश को स्वतंत्रता मिली तो देश 2 अंगों में बांटा गया। जिन इस देश के तरुण पीढ़ी ने, जो स्वतंत्रता सैनिक थे, उन्होंने अपने जीवन को न्यौछावर किया। पता है ना हमें, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और अन्य ऐसे कई क्रांतिकारक थे कि जिन्होंने अपना जीवन देश को स्वतंत्रता मिलने के लिए न्यौछावर किया। उनको यह अपेक्षित था क्या कि देश के 2 टुकड़े होंगे? नहीं था, उन्हें अखंड भारत चाहिए था। लेकिन देश स्वतंत्र हुआ, देश स्वतंत्र तो हुआ लेकिन बच्चियों,
देश जब स्वतंत्र हुआ, यहाँ से अंग्रेज तो निकल गए, लेकिन जाते समय अंग्रेजों में एक अधिकारी था। उस अधिकारी ने अपने, जिसको मैकेलो कहते हैं, है ना, मैकेलो नाम का अधिकारी था, और वो मैकेलो नाम के अधिकारी ने अपने माता को खत लिखा और उसने कहा कि हम भारत देश को स्वतंत्र जरूर कर रहे, लेकिन हम यहाँ से निकल आ रहे। उसके माँ ने पूछा कि आप इस देश को स्वतंत्र कर रहे, इतने दिन आपने इस देश पे राज किया, तो ऐसे ही देश छोड़ के आ रहे। तो उन्होंने कहा, अपने मैकेलो ने अपने माँ को कहा कि हम ये देश स्वतंत्र जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये देश को स्वतंत्र करते समय ऐसी शिक्षा प्रणाली हमने दी है, जो शिक्षा प्रणाली जननी जन्मभूमि, जननी यानी कौन है, हमारी मातृभूमि है, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, इसके वास्ते ये तन है, मन है, प्राण है, इसके कण कण में लिखा। रामकृष्ण, अब्दुल कलाम, अंबेडकर, महावीर नाम है, स्वतंत्र है यह धरा, स्वतंत्र आसमान है। ऐसा शिक्षण अभी हमें मिलता है क्या? नहीं मिलता। हमारा शिक्षण हमें पद देता है ना। कोई ग्रेजुएशन होने के बाद कोई इंजीनियर होता है, कोई डॉक्टर होता है, कोई सीए होता है, पद देता है, उसके मुताबिक पैसा देता है, लेकिन मैं कौन हूँ, मेरा देश क्या है, मेरा परिवार क्या है, मेरी धरोहर क्या है, ये हमें आज का शिक्षण नहीं देता। और मुझे लगता है आज समाज में जो चित्र दिखता है वो चित्र इसी कारण है क्योंकि आज का शिक्षा मुझे मैं कौन हूँ ये बताता नहीं। पद, पदवी, पैसा देता है, लेकिन हमारी पहचान हमें नहीं दे पाता। 1947 में देशों को स्वतंत्रता मिलने के बाद अंग्रेज तो निकल गए, है ना, लेकिन जाते समय इस देश में एक अलग विचार प्रवाह आया, जिस विचार प्रवाह को कहते हैं, आपने कभी सुना है कहीं पर कि एक हिंदू लड़की एक अलग अलग संप्रदाय में जीने वाली, संप्रदाय को मानने वाली हिंदू भर की बेटी, कोई अन्य धर्मीय उसको भगा कर लेके जाता है, पहचान, प्यार, इसके नाम पर। पता है आपको उसको क्या कहते हैं? आपको पता है, जब एक हिंदू घर की परिवार की लड़की, मारवाड़ी हो, गुजराती हो, बम्मन हो, इस घर की लड़की कोई अन्य धर्मीय मुस्लिम तरुण पहचान, प्यार के नाम पर भगा कर लेके जाता है, उसे क्या कहते हैं? आपको तो पता है। ये लव जिहाद जो शब्द है, वो लव जिहाद दिन पे दिन समाज की समस्या, आपके और मेरे जीवन के सामने बड़ी निर्माण हुई समस्या है। तो इस देश में स्वतंत्रता मिलने के बाद एक प्रवाह शुरू आया कि जैसे मुस्लिम राष्ट्र बनाना है ना, अभी हमें क्या कहा जाता है? काफिर कहा जाता है। हिंदुस्तान में हम जो भी जीते हैं, जो गैर मुस्लिम है उसको काफिर कहा जाता है, और उनको इस देश को फिर से मुस्लिम राष्ट्र बनाना है। उसका एक मार्ग है जो आपको पता है, उसको कहते हैं लव जिहाद। दूसरा, आप अगर अमरावती जिला, आपको पता है, आप अगर अमरावती जिला में धारणी, मेळघाट के तरफ आप अगर जाओ, चिखलदरा के तरफ, तो पूरे गांव के गांव कन्वर्टेड हुए हैं। ये किसने किए? तो जो प्यार, अज्ञानता, किसी को सेवा के माध्यम से सेवा देते हैं और उस पूरे अज्ञानी गरीब परिवार को परिवर्तित कर देते हैं, उसको कहते हैं लव जीसस। तो अभी स्वतंत्रता मिलने के बाद देश में दो विचार प्रवाह हमारे समाज के ऊपर, हमारे राष्ट्र के ऊपर हावी होकर काम कर रहे हैं। एक को कहते हैं लव जिहाद, एक को कहते हैं लव जीसस। तो चले, हम सब लड़कियां हैं, मेरे सामने बैठे हुए जो विद्यार्थी है, उन सबको भी पहने हैं, वो भी समाज का अंग है, वो भी जीवन जीते हैं। अभी यहाँ आने की तैयारी करने से पहले मेरे पास एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक पिता और उसके चाचा को लेके आए। बहुत ही अस्वस्थ थे। मुझे यहाँ आने में 20 मिनट की देरी इसीलिए हुई कि वो पिता आए थे, कोई कार्यकर्ता लेके आया था। वो पिता ने मुझे बताया कि मैडम मुझे आपकी सहायता चाहिए। हमने पूछा क्यों सहायता चाहिए? उन्होंने कहा कि मेरी जून में जिसको 18 साल पूर्ण होने वाले हैं, वह लड़की
परसों हमने उससे बात की और उसके माँ के ध्यान में आया कि उसका पीरियड नहीं आया। माँ ने उससे सवाल जवाब किए तो पता चला, उसका वैद्यकीय निरीक्षण किया तो पता चला लड़की प्रेग्नेंट है। फिर लड़की को पूछा गया कि आप किसके साथ थी, कौन है आपका दोस्त, आप कहाँ गई थी? तो लड़की ने बताया 6 महीने पहले लड़की ने मोबाइल के इंस्टाग्राम पर कोई आता है ना मैसेज, उस मैसेज को लाइक किया। वो लाइक जब किया तो उधर का नाम खान करके था, लेकिन लड़की ने वो सोचा नहीं, वो मैसेज को रिप्लाई देते रही, उससे बात करते रही। जब मुसलमान लड़का इस प्रकार से कोई लड़की चाहे अनचाहे किसी के मैसेज को फॉलो करती है, जवाब देती है, तो वो विकृत मानसिकता की ये लड़की शिकार बनती है। ऐसे ही मेरे पास आए हुए अभी 1.5 घंटा पहले जो पिताजी आए थे, जो रो रहे थे, जो एक अच्छे अधिकारी, सरकारी अधिकारी है, जिनकी 2 बेटियां, एक सीए की एग्ज़ाम दे रही, एक डीएचएमएस की एग्ज़ाम दे रही, एक छोटा बेटा है, और ये लड़की 12वीं पास है, 86% लेकर पास है, जिसने बरड़ी में अभी 50,000 देकर कोई क्लास लगाया है। जब कोई पिता चाहता है कि मेरे बच्चियों में और लड़कों में मैं भेदभाव नहीं करूँगा, मेरे बच्ची को वही संधि दूंगा कि जो जीवन में उच्चतम जीवन जी पाए, वो पिता ने भी अपने बेटी को वो क्लास में लगाया। कल जब पिताजी ने ये बात उनके सामने उजागर हुई कि बेटी की हालत ऐसी है, पिताजी ने उसको बिठाया, 2-4 थप्पड़ तो मारे, लेकिन उसको पूछा कि तुम्हारे साथ ये कैसे हुआ? तो उसने बताया कि ये जो इंस्टाग्राम वाला प्रवास है, फिर ये कहाँ मिलने लगा? उसने कहा बरड़ी पे मैंने जो क्लास लगाया है, उसी लड़के ने मुझे ये क्लास की जानकारी दी और वही ये लड़का मुझे मिलता है। लड़कियों, जब हम किसी परिवार के सदस्य होते हैं, किसी घर में जन्म लेते हैं, तो आप सबके परिवार की आर्थिक स्थिति सरीकी नहीं है। आप सब एक ही आर्थिक परिस्थिति के घर के बच्चे हैं नहीं है। आपका घर अलग है, आपके संस्कारों में अलगता है, आपके घर के वातावरण में अलगता है, लेकिन आप सबके माता पिता का सपना एक है कि हमारी बच्चियां, हमारे घर की बच्चियां जिनको हमने संधि दी है शिक्षा देने की, वो कल जाकर समाज में एक अपना ऑरा लेकर, एक अपनी पहचान लेकर जीवन जिए, ना ही किसी विकृत मानसिकता के लड़के की शिकार बने। जब मैं 2007 में अमरावती में, मैं काउंसलर हूँ, मैंने MSW किया है, जिसको लॉन्ग फॉर्म है मास्टर ऑफ सोशल वर्क। जब मैंने ये शिक्षा स्वीकार किया तो बजाज नगर में मातृ सेवा संघ कॉलेज है, वहाँ पर मैंने शिक्षा शुरू की। और जब अमरावती में महिला बाल कल्याण जो सरकार का विभाग है, वो महिला बाल कल्याण ने एक स्पेशल सेल शुरू किया। पहले तो फैमिली काउंसलिंग सेंटर रहते थे, अभी उसको उन्होंने देखा कि महिलाओं के ऊपर 21वीं सदी में हम जा रहे हैं, लेकिन 20 साल पहले महिलाओं की जो अवस्था थी, कानून बना, लेकिन महिलाओं के स्थिति में सुधार नहीं आए। पहले कानून था हुंडा के लिए, अगर कोई लड़की की प्रताड़ना होती है तो उसको न्याय मिलाने के लिए कानून था। बाद में कोई लड़की के साथ परिवार में कोई हिंसाचार हो गया, उसके लिए कानून था, लेकिन फिर भी समाज में महिलाओं के उत्पीड़न, हिंसाचार कम नहीं हुआ। तो शासन ने 2007 में एक नया कानून आया, जिस कानून को कहते हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जिसमें कहते हैं कौटुंबिक हिंसाचार कायदा 2007। ये कानून के तहत अभी लव जिहाद में फंसी हुई लड़कियों को बाहर निकालने का काम इस कानून की मदद लेकर हम करते हैं। कैसा होता है शुरुआत, क्या है ये? 2007 में केरल के एक गांव, छोटे गांव से 2 लड़कियां पढ़ने के लिए बड़े शहर के गांव आई। बड़े शहर के गांव आई, एक घर में पेइंग गेस्ट करके दोनों रहने लगी। रोज कॉलेज आना जाना शुरू था। 11वीं की परीक्षा पास होने के बाद समय पर लड़कियां घर में नहीं, घर में लड़की जहाँ पेइंग गेस्ट थी वहाँ लड़कियां तो आ गई, लेकिन अपने गांव जाने के लिए जो निकलती थी, शाम 7 बजे तक लड़कियां पहुंचने वाली थी, घर में 7 बजे तक लड़कियां नहीं पहुंची। पिताजी ने जिस घर में लड़कियां पेइंग गेस्ट है उस घर में फ़ोन किया और उनको पूछा कि हमारी लड़कियां कहाँ है। उन्होंने कहा लड़की 12 बजे पेपर देकर आई, 1-1:30 बजे घर से बाहर निकल गई।
कहाँ गई लड़कियाँ? उन्होंने कहा कोई ऑटो उनको लेने आया था, ऑटो में बैठकर लड़कियाँ निकल गई। पिताजी अस्वस्थ हो गए, कुछ सहेलियों को फ़ोन किया और सबने बताया कि हमारे पास ये दोनों नहीं आई। तो पिताजी तुरंत रात को उस शहर के गांव में आ गए। वो कॉलेज में गए, उनसे पूछा, उन्होंने कहा हमें तो छुट्टी लग गई है, पता नहीं। फिर उन्होंने पुलिस स्टेशन गए। आपको पता है जब किसी घर की लड़की गुमनाम हो जाती है, गुमशुदा हो जाती है और माँ बाप जब पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस तकरार नहीं लेती, क्योंकि पुलिस कहती है एक बार अगर आपके लड़की का नाम कागज़ पे लिख जाए तो वो लड़की के भविष्य के लिए खराब होता है। पुलिस उनकी सुन नहीं रही थी। पिताजी 2 दिन घूमे, लड़की को ढूंढा, लड़की का कहीं पता नहीं चल रहा था। आखिर करके वही कार्यकर्ता लड़की के माता पिता को लेकर जज के पास गए। अगर समाज में कोई भी अपनी तकरार पुलिस नहीं लेता हो तो कोर्ट के माध्यम से तकरार देने की व्यवस्था है। माता पिता कोर्ट में गए और कोर्ट ने जब उनकी तकरार ली और पुलिस महानिर्देशक, जिसको आईजी कहते हैं, आईजी के पास तकरार भेजी और पुलिस स्टेशन को जानकारी निकालने को कहा, तो हम आपको बताते हैं ये 2 ही लड़कियां नहीं, ऐसी 4000 लड़कियां एक साल में केरल प्रांत से लापता हुई थी। पुलिस पूरा हिल गए, उन्होंने ढूंढना शुरू किया। ये 2 लड़की के फोटो लगाए, कहीं फोटो छापे और राह देख रहे थे। पुलिस ढूंढ रहे थे कि कहाँ ये लड़कियां मिलेंगी। 8 दिन के बाद पुलिस को तो लड़कियां नहीं मिली। 8 दिन के बाद जो 2 लड़कियां गई थी उनमें से एक लड़की बहुत थकी भागी हारी किसी को मिली और वो पुलिस स्टेशन लेके आए। उस लड़की को बिठाया गया, उससे बात की गई, उसको खाने को दिया गया और बाद में उसको पूछताछ की तो उसने बताया कि जैसे ही हम गांव से कॉलेज में आए थे, कॉलेज में कुछ लड़के अपना नाम छुपाते हुए हमसे उन्होंने दोस्ती की। हम छोटे गांव की थी, किसी ने लाइब्रेरी कार्ड देने के लिए मदद की, किसी ने हमें कोई और मदद की और ये मदद देने का सिलसिला शुरू रहा। और जैसे जैसे हमसे बात करने लगे, हमसे मिलने लगे, उसका समय भी बढ़ने लगा और एग्ज़ाम ख़त्म होने तक हमारे वो दोस्त बन गए। और दोस्त बनने के लिए उन्होंने कहा कि आज परीक्षा ख़त्म होने के बाद आपकी 4 बजे की बस है, हम मिलते हैं, कहीं चाय पानी पीते हैं, बाद में आप निकल जाना। वो लड़की ने बताया हम ऑटो में बैठे, थोड़े दूर गए, थोड़े दूर पर एक टेम्पो ट्रैक्स खड़ी थी, हम दोनों को भी ऑटो से उतारा गया, टेम्पो ट्रैक्स में बिठाया गया। उस गाड़ी में हम 2 और हमारे पहले 10 लड़कियां बैठी हुई थी। हम 12 लोगों को कुछ अंतर तक एक साथ लेके गए। वहाँ जाने के बाद मुझे अलग किया गया, मुझे दूसरे गाड़ी में बिठाया और मेरी सहेली को दूसरे गाड़ी में बिठाया और कुछ समय हमें लेके गए। और जहाँ हमें लेके गए वहाँ मैं तो थी, मेरे साथ 18 और लड़कियाँ थी। सुबह दरवाज़ा खोलकर हमें नाश्ता भोजन साथ में दिया जाता था। दिन भर वहाँ पर लड़कियाँ हम सब साथ में थे। लेकिन हमारे साथ गुजरात की मेरे साथ एक लड़की थी। वो लड़की ने कहा कि मैं गुजरात भाग के तो नहीं जा सकती, मैं यहाँ से निकली तो कोई भी मुझे पकड़ लेगा, लेकिन मैं तुम्हें मदद करती हूँ, हिम्मत के साथ तुम यहाँ से निकलो, क्योंकि तुम यहाँ आई वो 1.5-2 घंटे का ही रास्ता है। जब गुजरात के लड़की ने साथ दिया, अपने साथीदार लड़की को खिड़की के गजों से बाहर निकाला और ये लड़की जब पुलिस के पास आई तो इसने उसके साथ जो जो हादसे हुए वो सब पुलिस को बताया। और आप सबको बताती हूँ 2007 में IBN 7 पर एक फीड चली दिन भर, जिसमें मुंह को छुपाते हुए कुछ लड़कियों को उनका बयान देने को कहा। उन लड़कियों ने कहा कि केरल में 2007 से पहले से इस प्रकार का माहौल शुरू हुआ, इस प्रकार का अन्य धर्मीय लड़का हिंदू लड़की को, भले ही वो जैन हो, गुजराती हो, बम्मन हो और अन्य समाज की हो, उन लड़की को टारगेट किया जाता है, उन लड़कियों को फंसाया जाता है। पहले वो दोस्त बनते हैं, बाद में प्यार होता है और बाद में इस प्रकार का मार्गक्रमण शुरू होता है। उस दिन पूरे देश ने ये देखा कि इस प्रकार का माहौल देश में शुरू हुआ है और लोगों में जागरूकता आई। मैं 2007 में अमरावती पुलिस के साथ जब मैंने काम करने को शुरू किया तो
एक पिता पुलिस आयुक्त, जिनको कमिश्नर ऑफ पुलिस कहते हैं, उनके पास एक पिताजी गए और पिताजी कह रहे थे कि आप मेरी बात सुनिए, मेरे लड़की की 10 दिन के बाद शादी है, आप मेरी लड़की ढूंढ कर दीजिए। पुलिस आयुक्त ने मुझे बुलाया, मैं वहाँ पर काउंसलर थी, और उन्होंने मुझे कहा कि ताई इनकी क्या बात है, आप सुनिए। मैंने उनकी बात सुनने के लिए उनको बुलाया। पिता तो बहुत रो रहा था। जब किसी पिता का भविष्य, उसका चरित्र उसकी बेटी होती है, और जब बेटी का 15 दिन के बाद ब्याह है और घर में बेटी जिसका ब्याह है वो नहीं दिख रही, निकल गई, वो पिताजी के सामने रास्ता नहीं था। मैंने उनको बुलाया, उनको पूछा कि आपका पूरा विषय मुझे बताइए। पिताजी ने बताया, मैडम जब मेरी बेटी 11वीं में, हिंदी परिवारों में लड़कियों को पढ़ाना इतना आसान नहीं था, लेकिन बेटी ने कहा पापा मुझे अच्छे मार्क्स मिले, आप मुझे पढ़ाइए, और बेटी कॉलेज में पढ़ने के लिए गई। 4-5 महीने हो गए और कोई पिताजी के दोस्त ने बताया कि आपकी बेटी कुछ गलत लड़कों के साथ मुझे कहीं अन्य जगह घूमते हुए दिखी। पिताजी ने बेटी को पूछा कि आप कहाँ पर गई थी। बेटी ने हंसते हुए कहा, पापा अभी 21वां सदी आ रही, आप कहाँ बात किसी की सुनते हो। अब लड़का और लड़की को एजुकेशन लेते हैं तो एक में एक से बात तो करेंगे, पापा आप मुझ पर विश्वास रखो। पिताजी ने विश्वास रखा और बात, उसका कॉलेज जाना शुरू हुआ। और कुछ दिन बच गए, मार्च अप्रैल में फिर से वही दोस्त ने कहा, देख मैं तेरे को कह रहा था कि अपने बेटी को संभाल, लेकिन तू संभाल नहीं रहा है। तब जाकर पिताजी ने बेटी को पूछा कि तुम्हारे दोस्त का नाम बताओ। तब पता चला कि अमरावती में बस स्टैंड रेलवे स्टेशन के रोड पर अल करीम नाम का भोजनालय है। उस अल करीम का बेटा ये बेटी का दोस्त था। उन्होंने उसको पूछा कि चलो मैं उसके पिताजी से बात करती हूँ, और लड़की के पिताजी लड़के के पिताजी से बात करने गए और उन्होंने कहा कि देखिए आपका लड़का मेरे बेटी के साथ कॉलेज में पढ़ता है, लेकिन आपका बेटा मेरे बेटी के साथ गैर व्यवहार कर रहा, आप अपने बेटे को संभालिए। सामने वाला ने कहा, मेरे बेटे का क्या करना मैं देख लूँगा, आप अपने बेटी को संभालिए। पिताजी क्या करते, उन्होंने एग्जाम देने दी और तुरंत बेटी का विवाह तय किया। बेटी के अच्छे घर में विवाह तय हुआ, उसका एंगेजमेंट हुआ। लड़की को मोबाइल देता है, उनके लड़की को बातें चलने लगी और शादी की पूरी तैयारी हुई। अप्रैल में ये सब हुआ। बेटी के ब्याह की तारीख आई और उसके पहले 1 महीना पहले एक दोस्त आई। उस दोस्त ने कहा, अंकल आप तो अभी इसको कहीं भेजते नहीं हो, इसका जन्मदिन हुआ है, मैं उसको ट्रीट देने के लिए बाहर ले जाऊं। पिताजी ने कहा ठीक है, अब बेटी की शादी है तो आप ले जाइए, लेकिन 10 मिनट में वापस आना। वो जो दोस्त थी, घर के सामने ही आइसक्रीम का दुकान था। लड़की और उसकी दोस्त आइसक्रीम के दुकान में गई और लड़की वापस आई। आने के बाद पिताजी को लगा कि मेरी बेटी रोज जैसे अपने पति से बात करती है ऐसे ही बात करती होंगी, लेकिन मेरी सहेलियों, जो लड़की ट्रीट देने आई थी उसने केवल ट्रीट बहाना था। आते समय वो जो उनका कॉलेज का फ्रेंड था, जो अल करीम का बेटा था, उसने दिया हुआ एक सिम कार्ड सोनल को देके गया। और पिताजी देख रहे थे कि सोनल रोज मोबाइल पर बात करती है, अपने पति से ही बात करती होगी, लेकिन जो कार्ड देके गया सिम कार्ड, वो कार्ड पे तय हुआ कि सोनल आगे जाकर क्या करेगी। शादी के 15 दिन पहले हिंदी परिवारों में मुहूर्त होता है, वो मुहूर्त की पूरी तैयारी थी। फिर से सोनल ने कहा, सामने बालाजी मंदिर है, मैं नमस्कार करके आती हूँ। 10 मिनट में घर में वापस आने वाली लड़की जब 20 मिनट हो गए घर में नहीं आई तो पिताजी चौंक गए और पिताजी को डर लगा। नीचे जॉइंट फैमिली थी, नीचे जाकर देखा लड़की नहीं थी। पिताजी हताश हो गए, ढूंढना शुरू हुआ। पुलिस के पास आए, पुलिस कहते हैं तकरार मत करो, पहले अपने बेटी को ढूंढो। हमारे साथ वहाँ की पुलिस थी, क्योंकि पुलिस का हमारे ऊपर विश्वास था, और जब हमने जानकारी निकाली तो लड़का गैर हिंदू था। हमें पता चला कि ये लड़की किस विषय की शिकार बनी है। तुरंत पुलिस कमिश्नर ने हमें एक ACP रैंक का अधिकारी दिया,
हमने लड़के के माता पिता, चाचा चाची सबको अरेस्ट किया और सबको अरेस्ट करके जेल में डाला। जेल में डालने के बाद उनकी पूछताछ शुरू हुई। और आपको पता है हिस्ट्री सीटर किसे कहा जाता है? जिसके ऊपर 8 से 10 गुना दाखिल होता है उस क्रिमिनल को हिस्ट्री सीटर कहते हैं। अमरावती का सिराज नाम का हिस्ट्री सीटर नागपुर में सोनल को लेकर हाई कोर्ट गया और हाई कोर्ट में सोनल को खड़ा किया और सोनल ने हाई कोर्ट में लिख के दिया, मैं 18 साल के ऊपर की हूँ, मैंने किससे शादी करना ये कानूनी अधिकार है। जिस लड़के से मैंने शादी की वो मेरा अपना निर्णय था और इन लोगों ने, पुलिस ने मेरे सास ससुर मुस्लिम और उनके भाई बहन को अंदर किया है, तुरंत उसको निकलवाइए, नहीं तो आपके ऊपर गुना दाखिल किया जाएगा। कोई भी पुलिस अधिकारी इस प्रकार जब आपके प्रशासन के ऊपर विषय आता है तो तुरंत हाथ ऊपर करती है। अमरावती पुलिस ने तुरंत वो लड़के के माता पिता, चाचा चाची को पुलिस से निकाल लिया। सहेलियों, जब हम सोनल के घर में गए आज 3 साल पहले, तो सोनल 3 बच्चों के साथ घर के बाहर पोंगे, जिसको हम कहते हैं, वो पोंगे बेचने का काम करती है। और मुस्लिम समाज में कहा जाता है 4 शादी तो होती है, सोनल के साथ उसकी 2 और सौतन है, एक उस लड़की की ममेरी बहन और एक उस लड़के की मौसी की लड़की। क्योंकि मुस्लिम के यहाँ सिर्फ एक माँ का दूध पुए हुए भाई बहन एक में एक से शादी नहीं कर सकते, लेकिन मौसी के बेटी और सोनल के पिता, जब सोनल तो चली गई, उनके लोगों को छोड़ा गया, फिर भी रोज मेरे ऑफिस के बाहर आकर रोते थे और मुझे कहते थे, मैडम कुछ भी कीजिए, एक बार हमें हमारी लड़की दिखाई दीजिए। जब हमने अल करीम वालों को, मैं काउंसलर हूँ और काउंसलर किसी भी माता का अगर खत आता है कि मुझे मेरे बेटी से मिलना है तो हम किसी को भी खत भेज सकते हैं। मैंने ऐसा खत सोनल गुप्ता, केयर ऑफ अल करीम, अमरावती बस स्टैंड रोड, इस पे भेजा और एक समय दिया और इस तारीख को, इस समय आप सोनल गुप्ता हमारे पास आकर आएगी और हमसे बात करेगी, ऐसा लेटर भेजा। दिए हुए दिन पर सोनल तो नहीं आई, लेकिन वो लड़के का पिताजी हमारे पास आया, आते समय एक वकील को लेके आया, दोनों हमारे पास आए और मुझे उन्होंने कहा कि आपने ये लेटर पे जो नाम लिखा है सोनल गुप्ता, अब उसका नाम सोनल गुप्ता नहीं है, आपने ये गलत नाम लिखा। हमने कहा क्या है उसका नाम? उन्होंने कहा फातिमा बी उसका अभी नाम है, उसका धर्म परिवर्तन हुआ है, वो हमारी बहू है। बाद में उन्होंने कहा आपने हमारी बहू को बुलाया, लेकिन उसके सुरक्षा की जिम्मेदारी क्या है? हमने उनको कहा कि जब कोई पुलिस के प्रीमाइसेस में बुलाता है तो जिम्मेदारी हमारी है, आपने आपके बहू को लाना था कि उसके माता पिता यहाँ पर रोते हुए, बिलखते हुए खड़े हैं, आपने उसको क्यों नहीं लाया? वो 2 मिनट चुप बैठे और उन्होंने कहा 3 महीने जाने दीजिए मैडम, 3 महीने के बाद मेरी बहू बच्चा पैदा करेगी और खुलेआम नकाब पहनकर रास्ते पे घूमेगी। मेरी सहेलियों, 1-2 नहीं, देश में हर साल 2 लाख लड़कियां इस प्रकार से दोस्ती प्यार के नाम पर किसी के चंगुल में फंसती है। एक बार अगर वो फंस गई तो पीछे आने का रास्ता बंद होता है, क्योंकि केवल वो दोस्ती और प्यार और विवाह नहीं होता, उसमें हम नहीं मानते, लेकिन जो लड़का चाहता है उस प्रकार का वर्तणुक लड़की करती है, जिसे वशीकरण कहा जाता है, हिप्नोटिज्म कहा जाता है। हम ये नहीं मानते, लेकिन हमने पुलिस को ये मान्यता मानकर दिखाया है कि पहले दिन लाई क्या है लव जिहाद, कहाँ से शुरू हुआ?
जैसे अमरावती विद्या भारती कॉलेज की नूपुर थी। नूपुर अपने गांव से 11वीं के साल में कॉलेज में आई, अपनी गाड़ी रखती थी, पीरियड में जाती थी, हिंदी परिवार की लड़की थी, लेकिन कहीं तो भी पिताजी को व्यसन था, घर में माहौल अच्छा नहीं था, घर में कभी माँ पिताजी का झगड़ा होता था। फिर भी नूपुर एकदम सुंदर शालीन लड़की थी। 11वीं में कॉलेज में आई, रोज अपनी गाड़ी रखती थी, अपने पीरियड करती थी और निकल जाती थी। आने के बाद महीना भर के बाद में एक लड़का उसके पास आता और उसको कहता था, मैं तुम्हारे गाड़ी लगा के दूँ, तुम्हें लाइब्रेरी कार्ड चाहिए, मैं तुम्हें लाइब्रेरी कार्ड मिला के दूँ, तुम्हारी गाड़ी पंक्चर हुई है, मैं तुम्हें मदद करूँ, तुम कहाँ रहती हो, इस प्रकार से बात करता था। लेकिन नूपुर ने तय किया था कि मुझे अपनी जिंदगी में कुछ बनना है, मुझे इस झमेले में नहीं पड़ना। नूपुर ने बात नहीं की, लेकिन मुझे लगता है अगस्त महीने में 14 अगस्त को कोई तो भी दिन आता है जिसको क्या कहते हैं, फ्रेंडशिप डे कहते हैं। कब आता है फ्रेंडशिप डे? जुलाई महीने में आता है। फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में फ्रेंडशिप डे आता है। और उसी दिन भी लड़के ने लड़की से कहा कि आज तो मुझे आपका नाम बताओ, मैं साहिल हूँ और आप आज फ्रेंडशिप डे है, आप मुझसे बात करो। और नूपुर को लगा पहले 2 महीने में, जून जुलाई कॉलेज शुरू होने के बाद, जो लड़का मुझसे सभ्यता से बात करता है, जो लड़का मुझे मदद करता है, मेरे गांव के लड़के मुझसे बात नहीं करते, लेकिन ये इतना अच्छा है जिसका नाम साहिल है। साहिल ने दूर से एक घर दिखाया जो डुप्लेक्स घर था और उसने बताया कि अमरावती में आराधना नाम का साड़ी सेंटर है, उस आराधना साड़ी सेंटर में मेरे पिताजी पार्टनर है, मैं BSc फाइनल का स्टूडेंट हूँ और वो डुप्लेक्स घर मेरा है। किसी भी लड़की को किसी लड़के से जानकारी मैत्री करने के लिए इतना बहुत कुछ है। नूपुर बात करते गई, साल भर ऐसा था, रोज शाम को एक लड़की घर में फ़ोन करती थी, माँ फ़ोन उठाती थी, उधर से लड़की बात करती थी और कहती थी मुझे नूपुर से बात करनी है। जो बात करती थी उस साहिल, जिसने नाम स्वयं को रख लिया था, उसकी बहन थी जो नकाब वाली थी। रोज ये बात चलने लगी और 11वीं के एंड में जब एग्ज़ाम खत्म हो गई, नूपुर घर में रहने लगी। जून महीने में नूपुर ने माँ से कहा आज कॉलेज में मुझे जाना है, कॉलेज कब, 12वीं का कब शुरू होगा। और नूपुर कॉलेज में आई। नूपुर कॉलेज में आई, 4-5 बज गए। माँ ने सोचा कॉलेज जाएगी, 2-3 घंटा में वापस आएगी, ये क्यों नहीं आई, इसलिए माँ ने फ़ोन ट्राई किया, फ़ोन भी नहीं लग रहा था। और फिर पिताजी निकले कॉलेज के प्रीमाइसेस में, वहाँ पर उसकी 2 व्हीलर खड़ी थी। चौकीदार को पूछा, उसने कहा 2 बजे मेरी ड्यूटी शुरू हुई, मैं 2 बजे जब आया तभी से ये गाड़ी यहाँ पर है, किसकी गाड़ी है पता नहीं। आने के बाद एक बुरखा वाली लड़की गाड़ी को हाथ लगाने आई, हमने उसको मना किया, निकल गई। 8 दिन इसी में भी पुलिस तकरार नहीं लेते। 8 दिन पिताजी ढूंढते रहे, मोबाइल बंद था। 9वें दिन पिताजी के मोबाइल पर एक मिस कॉल आया। पिताजी ने ट्राई किया, फोन बंद था, लेकिन मिस कॉल जिस पे आया उन्होंने लोकेशन ढूंढा, लोकेशन हिंगोली का था। वाशिम के आगे हिंगोली के नाम का गांव है। उन्होंने पुलिस को कहा हम दर्ज और तकरार देते हैं, तुरंत आप हमारे साथ चलिए। और वहाँ के वकील से बात की हिंगोली के, और उनको कहा ऐसा अगर कोई जो लड़का लड़की आपके गांव में है तुरंत आप उनको दिखाइए। उन्होंने कहा एक लड़का और लड़की 2 दिन से हिंगोली में आए हुए हैं, आप चाहे वैसा हम करेंगे। लड़का लड़की कहाँ तय खड़े रहेंगे ये तय हुआ और यहाँ से पिताजी पुलिस के साथ गए। मेरी सहेलियों, 6 घंटे का प्रवास कर कर पिताजी पुलिस के साथ जब हिंगोली में जो जगह तय थी वहाँ पर गए, उस जगह पर एक बुरखाधारी लड़की एक लड़के का हाथ पक्का थामे हुए खड़ी थी। पिताजी कहते हैं वह मेरी ही लड़की थी। उसको पुलिस के गाड़ी में बिठाया गया और दोनों हम 6 घंटे साथ में आए, लेकिन 6 घंटे साथ में आने के बावजूद मेरे लड़की ने मेरे तरफ देखा भी नहीं। जब हम यहाँ पर आए तो पता चला, पुलिस ने जब उसका मेडिकल किया
तो दुर्दैव के साथ वो भी गर्भवती थी। पुलिस ने, लेकिन हमारे सोच के थे, पुलिस ने लड़की दी, उसका पूरा वैद्यकीय उपचार किया। उपचार करने के बाद लड़की को हम लेके आए। फिर लड़की को उन्होंने मेरे पास काउंसलिंग के लाया और शाम को मैंने लड़की को पूछा कि नुपुर तुम्हारे साथ क्या हुआ था। नुपुर ने बताया, मैडम मेरी उस लड़के से दोस्ती हुई, उसने नाम साहिल बताया था, दूर से घर दिखाया था, मैंने विश्वास रखा, मुझे पता भी नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन शुरू के कुछ दिन केवल पीरियड ऑफ करके कॉफ़ी पीने जाते थे, फिर धीरे धीरे और समय बढ़ने लगा और हमारा परिवार किसी को अपने घर में गलत काम करने के लिए जगह नहीं देता, लेकिन अन्य धर्म परिवार ऐसे कोई लड़की को तुम लेके आओ तो उसको जगह देता है। नुपुर ने कहा, मेरे साथ एक दो बार भी वैसा ही हुआ और अभी ऐसा हुआ था कि मेरे पास भाग जाने के सिवा कोई उपाय नहीं था, क्योंकि मुझे पता चला था कि मेरे शरीर के साथ क्या हुआ है। और नुपुर को पूरा हमने पूछा, आपको वापस जाना है? उसने कहा नहीं। उसने क्या बताया? यही बीएससी फाइनल, दूर वाला घर, आराधना में पार्टनर है। हमने नुपुर को गाड़ी में बिठाया और हमने उसको बताया, हम आपको सच बताना चाहते हैं, सच बताने के बाद भी अगर आपको जाना है तो आप जा सकती हो। जब हमने नुपुर को साहिल जिसका नाम बताया था, उसने कहा मुझे गाड़ी में बिठाया गया और अकोला की तरफ जाते हुए अकोला मूर्तिजा रोड पर एक मदरसा है, उसमें गाड़ी गई। हमने साहिल को पूछा, हम यहाँ क्यों गए? उसने कहा, यहाँ मेरे एक पहचान के चाचा है, वो गाड़ी में बैठे। अकोला में जब गाड़ी गई तो एक मुस्लिम बस्ती में गाड़ी गई और जाने के समय सभी बुर्खाधारी महिला इधर उधर से देख रही थी। नुपुर को डर लगा। एक घर में नुपुर को रखा गया, रोज सुबह उसको नाश्ता देना, चाय देना, खाना देना। 8 दिन तक नुपुर को साहिल दिखा भी नहीं। एक दिन एक मौलाना आए, उन्होंने उसका नाम परिवर्तन किया और उसका निकाह किया। उस दिन नुपुर को चाहा, पता चला ये साहिल नहीं, ये सलीम है। नुपुर को जब घर दिखाया तो वो घर कोई कुंटखाना था, जहाँ पर मांस बेचने का दुकान था, 2 रूम का 3 का घर था। नुपुर की जिंदगी एक सवाल बनकर रह जाती, लेकिन नुपुर के माता पिता ने नुपुर को स्वीकार किया। आज नुपुर राजस्थान के एक बड़े घर में, बड़े गांव में अपने जीवन को संवारे हुए अपना जीवन जी रही है। ये क्यों हुआ? क्योंकि उसका धर्म पक्का नहीं था। अभी कुछ दिन पहले हम महाराज जी से मिलने आए थे कि हम क्या विषय रखने वाले हैं, तब हमारे सामने एक माता अपने बेटी को लेके आई थी और महाराज जी ने पूछा कि तुम किस व्रत का पालन करोगी? तो उस लड़की ने बताया, मैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगी। मेरे दोस्तों, हमारे जीवन में करियर तो बन सकता है, लेकिन कैरेक्टर बनाने के लिए मैं कौन हूं, जिस घर के लड़की को पता है, उस घर के लड़की के साथ ना तो कोई खेल कर सकता, ना तो कोई फंसा सकता। मेरा एक बोध वाक्य है, मैं कितनी लड़कियों के साथ काउंसलिंग के बारे में मिली हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ तब तक कोई लड़का कोई लड़की से खिलवाड़ नहीं करता जब तक वो लड़की खिलौना बनकर खिलवाड़ करने नहीं देती। कोई भी लड़का किसी भी लड़की को फंसा नहीं सकता जब तक वो फंसाने नहीं देती। कौन हूं मैं? मेरा परिचय क्या है? मेरा ध्येय क्या है? मेरा जीवन क्या है? 1858 में पूना में एक लड़की ने स्कूल शुरू किया। 1838 में उसका जन्म हुआ। तब पारतंत्र का समय था, लड़कियों को शिक्षा नहीं थी। एक छोटे से गांव की 8 साल की लड़की एक मेले में गई। मेले में छोटा सा गांव, छोटे सा मेला थी, 3 रांग थे जिसमें कई खिलौने थे, कई खाने का सामान था, कोई कपड़ा था। वो लड़की ने वहाँ से जलेबी और भजे लिए दूर गई। दूर के एक झाड़ के नीचे एक व्यक्ति कुछ पुरुषों को, लाइन में कतार में बैठे हुए लोगों को कुछ सुना रहा था, कुछ पढ़ा रहा था। वो लड़की के मन में भी जाग उठा कि मैं भी क्यों ना पीछे बैठूं। उसने अपने जलेबी और भजे बंद कर दिए और पीछे जाकर बैठी और वो सुन रही थी। वो व्यक्ति बहुत शुद्ध भाषा में बोल रहा था, उसको पता नहीं चल रहा था ये क्या बता रहा है, लेकिन उसको बैठने में खुशी हुई कि मैं कुछ तो भी अच्छी सुन रही। वहाँ से वो निकली। घर निकलते समय वो व्यक्ति ने उसे रुकाया और उसको एक किताब दिया। वो किताब उसने लड़की ने लिया और अपने परकर पोल का तब का परिवेश था, उसने अपने ब्लाउज के नीचे वो छुपा लिया। घर गई,
घर में पिताजी नहीं थे और संदूक के नीचे पुराना छोटा घर, झोपड़ी, एक पलंग के ऊपर संदूक में छिपा कर रख दिया। उस समय 1858 के समय लड़कियों की शादी 8-9 उम्र में होती थी। उसकी शादी तय हुई और शादी क्या है पता नहीं, खेल रही थी। लेकिन बारात जाते समय माँ ने नई ट्रंक दी थी, नई पेटी दी थी लोखंड की, और उसने याद करके वो किताब निकाला और वो ट्रंक में डाल दिया। और ट्रंक में डालते समय चुपचाप ससुराल वो किताब लेके गई। दूसरे दिन सास ने कहा कि तुम्हें खेती पर जाना है, अपने पति के लेनहारी लेकर। वो 8 साल की लड़की खेती पे गई। उसने अंदाजा लिया कि जो मेरा पति है वो मुझसे बात कैसे करता है, व्यवहार कैसे करता है, और पहले दिन तो वापस आ गई। दूसरे दिन जाते समय उसने वो भाकरी के नीचे किताब रख लिया, रोटी के नीचे वो किताब रख लिया, क्योंकि उसको लगा पता नहीं तीसरे दिन जाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। अपने पति को निहारी खिलाई और इसके बाद उसने पूछा, उसकी भाषा गांव की थी, मराठी में जैसे वो बोली, अजी तुम्हारे एक गोष्ट सांगू। सामने का बोला, बोलो क्या बताना है। थोड़ा रुक गई और कही, आज के लिए रहने दो, अच्छा ले राहू दे, उद्याले सांगेल। फिर भी सामने का व्यक्ति बोला कि कुछ तुझे तेरे माँ की याद आ रही क्या, तुझे अपने गांव जाना है क्या, मेरे घर में पसंद नहीं है क्या। तब 8 साल की लड़की बोली, इसमें से कुछ भी नहीं, कोई अलग है, ऐसा उसने कहा और भाकरी के नीचे से किताब निकाला। किताब निकालने के बाद उसके पति ने वो किताब देखा, खेत में थी, खेत की जमीन सही की, उसकी उंगली हाथ में ली और पहला अद्याक्षर लिखा, ओम। मेरी सहेलियों, वो पहला ओम का अद्याक्षर लिखने वाली, आपका और मेरा प्रवास यहाँ तक लाने वाली दूसरी तीसरी कोई नहीं थी। तो हम सबको यहाँ तक लाने वाली क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले थी, जिसने समाज का विरोध स्वीकार किया, समाज की गालियां सहन की, लेकिन लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने का मार्ग निकाला। उसके बाद स्वामी विवेकानंद जी जब शिकागो गए तो उनके साथ जो लड़की आई, जिसको इस भारत भूमि ने माँ शारदा माता ने भगिनी निवेदिता नाम रखा, जो इस देश की मिट्टी की नहीं थी लेकिन इस देश के लिए जी, उसने गांव जा जाकर महिलाओं की अज्ञानता दूर करने के लिए प्रयास किया। कहा कि लड़की दार्जिलिंग के दरीखोरी में उसकी समाधि है। तो हम सामान्य नहीं हैं, हम जिस जन्म में आए हैं वो जन्म सामान्य नहीं है। इस जन्म को अगर सही करना है तो मैं किससे बात करती हूँ, कौन मेरा दोस्त है, मैं किससे मिलती हूँ, मेरे मोबाइल में किसका नंबर है, मेरा परिवेश कैसा है। मैं कौटुंबिक समुपदेशन करती हूँ, लेकिन जब मुझे ध्यान में आया किसी घर की लड़की कोई भगा कर लेके जाता है तो मैंने एक नया कार्यशाला शुरू की, उसका नाम है मैं और मेरी पहचान। मेरी पहचान अगर मुझे पता चला मैं कौन हूँ तो कोई भी सलीम, कोई भी साहिल मुझे फंसा नहीं सकेगा, क्योंकि मुझे पता है मैं कौन हूँ, मेरा धर्म क्या है, मेरा जीने का तरीका क्या है। इसीलिए हम ये तय करें कि मुझे क्या बनना है। मुझे शिक्षा में कम ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं, उसमें जीवन के चारित्र के ऊपर परिणाम नहीं होंगे, लेकिन केवल पैसा पद ये जीवन नहीं है। तो जीवन जीने का तरीका है। हाड़ा देवी नाम की एक राजस्थान की देवी थी, उसका ब्याह राजपूत घराने में हुआ और पति का शादी होने के बाद तुरंत उसको रणांगन पर जाना पड़ा। रोज वो लड़ते में रोज पत्नी को संदेश देता था कि मुझे तुम्हारी याद आ रही, हमारी अभी अभी शादी हुई है, मैं तुमसे दूर रहना नहीं चाहता। रोज वहाँ का सिपाही पति का यही संदेशा लेकर आ रहा था। तो हाड़ा रानी राजस्थान के राजपूत घराने की रानी थी। उसने तय किया कि मेरे पति को अपना कर्तव्य पार करते समय मेरा सौंदर्य मैं याद आ रही, वो बाधा बन रहा। हाड़ा रानी ने अपना सिर काटा, एक थाली में सजाया और वो थाली उस सैनिक के साथ रणांगन पर भेजी और कहा कि तुम्हें मेरे मुख से, मेरे सौंदर्य से प्यार है, उसके कारण तुम कर्तव्य में पीछे जा रहे, तो ये मेरा मुख ले लो, अपना कर्तव्य पूरा करो। और उस राजा ने भी उसी में वो शहीद हो गया। तो मेरी सहेलियों, मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। आज हम सब अपने स्कूलों में जाते हैं, हम को एजुकेशन लेते हैं,
वो ग्रेजुएशन लेते समय मेरी घर की माँ मुझसे अगर कहती है ये गलत है, वो गलत है, तुम ये करो, ऐसे कपड़े पहनो, इस प्रकार का व्यवहार करो, तो हमें बहुत गलत लगता है ना। मेरे बेटी, अभी उसकी शादी भी हो गई, लेकिन मेरे बेटी को अगर कोई पूछे कि पूरे जीवन में, इस तुम्हारे जीवन में सबसे बुरा कौन है, तो मेरे इंजीनियर हुए बेटी का अभी भी उत्तर है मेरी माँ, क्योंकि माँ बच्चों का कवच होती है, बराबर है। तो मेरी माँ वो मुझे कहती थी कि आई तुम्हें 100 दोस्त है, तुम्हें तुम्हारे दोस्त चलते, पर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं, मेरे दोस्तों पे विश्वास नहीं। मैंने कहा मेरे समय दोस्ती यानी एक मेक से परिचय, एक मेक के घर आना जाना, माता पिता के साथ संवाद और परस्पर सहकार्य दोस्ती था। आज आप हम सब देखते हैं, आज दोस्ती का मायना बदल गया। आज दोस्ती मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप, फेसबुक, चैटिंग, बर्थडे, गिफ्ट, लॉन्ग ड्राइव, इसके लिए हम नहीं बने। हमारा जीवन का ध्येय बड़ा है और इसीलिए जो विषय समाज में आज चल रहा, अभी यहाँ से जाने के बाद मुझे बाहर मिलने के लिए हमारे यदु जी गौड़ा भी आए हैं, जो वो और हम मिलकर अभी जो मैंने पहली समस्या आपको बताई उसका उत्तर हम दोनों मिलकर ढूंढेंगे। जिस पिता के बेटी को इस प्रकार के अगवा कर कर लेके गए हैं, जिसके साथ गलत हुआ है, वो पिताजी भी अभी यहाँ आएंगे। यहाँ से हम तय करेंगे उस बच्ची के जीवन के भविष्य के बारे में हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे परिवार की बच्ची ना तो खिलौना है ना किसी की शिकार है। तो चलो हम हमारे मन का दीप जलाएंगे और अपने आप को प्रतिदिन पूछेंगे कि मैं कौन हूँ, मेरा धर्म क्या है, मेरे माता पिता के संस्कार क्या है। हमारा अच्छा जीवन माता पिता को आनंद देता है, लेकिन हमारा जीवन हमारा भविष्य बनाता है। तो चलो आप युवा है, तरुण है, हम आपको इतना ही कहेंगे कि अब जाग उठो, अब जाग उठो, कमर कसो, मंजिल की राह बुलाती है, ललकार रही हमको दुनिया, भेड़िया आवाज लगाती है। हम केवल हमारे माता पिता के पुत्र नहीं हैं, तो इस समाज को भी कुछ हम देने लायक है। स्वातंत्र वीर सावरकर कहते हैं, देह से देव की तरफ जाते समय, यानी हमारे शरीर से भगवान की तरफ जाते समय बीच में देश लगता है, इस देश के भी हम देनेदार हैं। मराठी की 2 पंक्तियां है कि जब हम कहते हैं कि हम तरुण हैं, हमारा खून खोलता है, लेकिन उस खूनते हुए खोल को सही दिशा देने पर ही जीवन सुधारित होता है। मराठी की 2 पंक्तियां है, उसळत्या रक्तातया ज्वालामुखीचा दाह दे, हमारा खून खोलता है, ज्वालामुखी का वो तेज हमें दे, उसळत्या रक्तातया ज्वालामुखीचा दाह दे, वादळाची दे गतीपण, भान ध्येयाचे असू दे। हमारे जीवन का उद्देश्य का ध्यान हमें रहना चाहिए। इतना ही कहते हुए, विजय की कामना ही जीवन का आधार है, जीवन का आधार है। धन्यवाद।